फ्रेंड नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस ट्रेड से रिलेटेड, तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, इसके अलावा अगर इस ट्रेड से रिलेटेड आपको और वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फायर सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के फोल्डर में जाकर इस ट्रेड से रिलेटेड आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तथा साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल कम इन कांटेक्ट एंड जनरेट चार्जेज। जब दो अलग अलग सामग्री प्रतियोगिता में आती है और शुल्क उत्पन्न करती है तो उसको क्या कहते हैं। तो जब भी कोई दो मटेरियल आपस में कांटेक्ट में आते हैं और चार्ज को जनरेट करते हैं तो इसको कहते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थैतिक बिजली। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हाई कैन एक्सटेंशन लैडर कैन बी एक्सटेंडेड व्हेन यूज इन फायर सर्विस। एक्सटेंशन सीढ़ी को कितनी ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो फायर सर्विस में हम क्या है कि सीढ़ी यूज करते हैं, लैडर्स यूज करते हैं। अगर उस सीढ़ी को हमें एक्सटेंड करना है या बढ़ाना है तो हम कितनी हाइट तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम बढ़ा सकते हैं 10.5 मीटर तक। ये स्टैंडर्ड डाटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2, 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो धारा को मापने के लिए या करंट को मापने के लिए हम किस में उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर्स में मेजर करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। तो वाट होती है वो होती है पावर की यूनिट, वोल्टेज की होती है वोल्ट। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है, धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। विद्युत स्थापना में शॉर्ट सर्किट का जो सामान्य जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होती है इलेक्ट्रिकल पैनल्स में, इसका मतलब वहाँ पे ओवरलोडिंग की हुई है या वायर वगैरह कुछ है वो ऐसी चीज़ें, या कोई भी जो डिवाइस है वो बहुत ही पुराना हो चुका है। तो उसके कारण ही इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर फायर लगने या आग लगने का खतरा या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेटल स्ट्रिप आर यूज इन द अर्थिंग पिट टू डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को डिस्चार्ज करने के लिए पृथ्वी के गड्ढे में कौन सी धातु की पट्टी का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग पिट के लिए गड्ढा बनाया जाता है और उसके अंदर एक तार को लगाया जाता है। तो मेटल की स्ट्रिप्स होती है। तो वो मेटल की जो स्ट्रिप्स होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है कॉपर की। तो कॉपर मेटल स्ट्रिप आर यूज इन द अर्थिंग पिट टू डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो बनी होती तांबा या कॉपर की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। जो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर या दबाव की इकाई क्या होती है। तो प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, प्रेशर की इकाई होती है
बार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। तो ये होती है हमारी डेंसिटी की, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी की इकाई ये होती है अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो। सेल्सियस की होती है, जैसे टेम्परेचर को हम किस में मदद करते हैं, टेम्परेचर में। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन या बल की। तो इस तरीके से हमसे यहाँ पूछा गया कि प्रेशर की इकाई क्या होती है, तो प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, बार में। तो एक बार किसके बराबर होता है, एक बार होता है 10⁵ पास्कल्स। तो पास्कल्स भी किसकी प्रेशर की इकाई होती है, तो एक बार में 10⁵ पास्कल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द प्रेशर इन बार। जो प्रेशर बताना है बार के अंदर, इफ़ द वाटर प्रेशर हेड इज 60 मीटर्स। यदि प्रेशर हेड 60 मीटर है तो दबाव क्या होगा, और दबाव किस में बताना हमने, बार में, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, बार। तो इसके एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो होता है P = ρ/g/h। तो P यहाँ तो प्रेशर है, मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं रो। तो रो या फिर कह सकते हो डेंसिटी। या जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच है हमारी हाइट, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, इसको हम लेते हैं मीटर में। और जी की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो डेंसिटी ऑफ द वाटर होती है वो होती है हमारी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू, डेंसिटी को रो से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे भी पी की तरह ही होता है ये, ρ/g/h। तो यहाँ पी है प्रेशर, ये है हमारी डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है, ये होती 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो यूनिट होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ये एच है ये हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, ये इसको हम किस में लेते हैं, मीटर में। तो इस तरीके से जब मैं वैल्यू इसकी पुट करता हूँ तो जो हमारी कैलकुलेशन निकल के आएगी, हमें निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू ρ/g/h। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है 1000, और जी की वैल्यू होती है 9.81, या हाइट दी गई है हमारी 60 मीटर। तो हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना, उस जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा पास्कल में। तो इसके अलावा जब एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो जब भी हम लास्ट वाली जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इतने पास्कल। जब इसको हम बार में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ से डिवाइड करेंगे। तो 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा इतना। तो इतने बार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ हुक इन हुक लैडर। हुक लैडर में हुक की लंबाई कितनी होती है। तो हुक लैडर में जो हुक की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 65 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्मॉल गियर आर टिपिकली स्टोर इन फायर टेंडर्स और रेस्क्यू टेंडर्स फॉर ब्रेकिंग लॉक्स और फोर्सिबल एंट्री। ताला तोड़ने के लिए फायर टेंडर या रेस्क्यू टेंडर में कौन सा छोटा गियर उपयोग के लिए रखा जाता है। तो ये होता है पैडलॉक रिमूवर। तो मेनली पैडलॉक रिमूवर हम यूज करते हैं कोई भी जो रेस्क्यू करते हैं उसमें लॉक को तोड़ने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच टेम्परेचर लिमिट्स शुड नॉट बी एक्सीड इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में किस तापमान सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो ट्रांसफॉर्मर का जो टेम्परेचर होता है वो कितने टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द वाइंडिंग एंड 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द ऑयल टेम्परेचर। तो जो वाइंडिंग्स होती है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उनका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो, और जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल डाला जाता है उसका जो टेम्परेचर है वो 65 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैडर इज यूज फॉर द सेवरेज वर्क। सेवरेज के लिए किस सीढ़ी का उपयोग करते हैं। जो सेवरेज होता है, जो कचरा निकालने, जो STP टैंक या ETP जो टैंक्स होते हैं उनसे जो कचरा निकालने के लिए जो सीवरेज का जो काम किया जाता है, जो सीवरेज वर्क के लिए, तो उसमें जो सीढ़ी होती है उसका क्या यूज होता है। तो उसका जो मेनली यूज होता है फॉर द स्केलिंग लैडर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेन पार्ट्स आर देयर इन एक्सटेंशन लैडर। जो एक्सटेंशन सीढ़ी के जो मुख्य है वो कितने भाग होते हैं। तो एक्सटेंशन सीढ़ी के जो मेन भाग होते हैं होते 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। इसमें होता है जैसे बेस सेक्शन, फ्लाइंग सेक्शन, रेल गाइड, रंग स्लोक एंड कैप, स्टेबलाइजर बार होती है। तो ये जो ज़्यादातर एक्सटेंशन लैडर के जो मेन पार्ट्स होते हैं, तो इसने मेन पार्ट पूछा है, मेन पार्ट 2 होते, बाकी और पार्ट्स के नाम मैंने आपको बता दिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो EMF फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, वो क्या कहलाता है। तो EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा क्या कहलाती है, वोल्टेज कहलाती है। EMF आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELCB इन इलेक्ट्रिकल लाइन। विद्युत लाइन में ELCB का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो ELCB स्टैंड फॉर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB स्टैंड फॉर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCB इन इलेक्ट्रिकल लाइन। विद्युत लाइन में MCB का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो MCB स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ग्रुप आर क्लासिफाइड अंडर स्मॉल एंड रेस्क्यू गियर्स इन फायर एंड रेस्क्यू सर्विस। अग्नि और बचाव सेवा में छोटे और बचाव दल के अंतर्गत कितने समूह को वर्गीकृत किया गया है। तो ये होता है 7 ग्रुप्स में इनको डिवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिग्री ऑफ बर्न्स इज कॉल्ड वेयर देयर इज ए ब्लास्टर ऑन द स्किन। बर्न्स को किस डिग्री को कहा जाता है जब त्वचा पर फफोले हो जाते हैं। तो जो स्किन्स के ऊपर मान ले फफोले हो जाए, फुंसी टाइप हो जाए, तो जैसे कोई जलने के कारण आपने देखा होगा कि जो छाले हो जाते हैं, तो वो किस मतलब कौन सी डिग्री कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारी 2nd डिग्री ऑफ द बर्न। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग शुड नॉट बी डन टू द कैजुअलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। निम्नलिखित में से क्या बिजली के झटके की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। तो बिजली की जो लापरवाही है वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको मान लो करंट लग गया है, तो सबसे पहले हमें काम करना है उसको जिस पॉइंट पे करंट लगा है उसको अलग करना। जिस व्यक्ति को करंट लगा है और जिस तार से करंट लगा है तो दोनों के संपर्क को तोड़ना है। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हमें स्विच को ऑफ कर देना है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ऐसे वातावरण में खुले जो वेंटिलेशन जो प्लेस होता है उसमें पेशेंट को लेके जाना है, क्योंकि जो ऐसा प्लेस है उसमें सांस लेने में उसको दिक्कत आती है। और कभी भी हमें ये लापरवाही नहीं करनी कि किसी भी व्यक्ति को जब बिजली का करंट लगता है, बिजली का झटका लगता है, तो हमें उसे कोई भी अल्कोहल, कोई भी वाटर या मिल्क वगैरह नहीं देना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रूल ऑफ द फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के लिए नियम क्या है। तो फर्स्ट एड का जो मेन नियम है वो क्या होता है कि रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द कैज ऑफ इंजरी। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चोट लगी है तो विक्टिम को सबसे पहले क्या है, खुले स्थान पर ले जाना है, और उसके कपड़े टाइट हैं तो उसको ढीले कपड़े पहनाने हैं। तो इसका जो मेन रूल होता है, डू नॉट ओवर डू, अधिक ना करें। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 4। फर्स्ट एड क्या होता है कि प्राथमिक उपचार होता है, किसी को व्यक्ति को अगर जो इंजर्ड पर्सन है उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कहलाता है हमारा फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में एक गोल्डन आवर नाम से भी होता है। तो गोल्डन आवर्स कितना होता है, वो होता है 30 मिनट्स। जब भी पेशेंट को अगर चोट लगी है और 30 मिनट्स के अंदर हमें हॉस्पिटल में उसे पहुंचाना होता है। तो ये जो फर्स्ट 30 मिनट्स होती है ये हमारी कहलाती है गोल्डन आवर्स। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द मैकेनिकल इंजरीज, यांत्रिक चोटों को क्या कहा जाता है। तो जो मैकेनिकल इंजरीज है, जो मैकेनिकल चोटें हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ओपन इंजरी या खुली चोट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्टम एंड साइंस ऑफ स्पाइन फ्रैक्चर कैजुअलिटी, स्पाइन फ्रैक्चर कैजुअलिटी के लक्षण और जो संकेत है वो क्या होते हैं। तो लूज ऑफ कंट्रोल ओवर द लिम्स, अंगों पर नियंत्रण की जो हानि होती है वो सिम्टम्स और साइन होते हैं फॉर द स्पाइन फ्रैक्चर कैजुअलिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द ब्लीडिंग अकर फ्रॉम द नोज, आइज, माउथ, रेक्टम एंड यूरेथ्रा। जो नाक, आँख, मुंह, मलाशय के छिद्र और आँख से अगर खून बह रहा है तो उसको आप क्या कहते हो। तो ये क्या होता है कि जैसे ये नोज से नाक हो गया, आँखों से, मुंह से, और रेक्टम होता है जो मलाशय, और यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग। तो उनके द्वारा अगर खून निकल रहा है तो इसका मतलब वो क्या कहलाती है, हमारी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या आंतरिक रसाव हो रहा है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सीलिंग्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सीलिंग नहीं है। तो जो धुंध है या गोज है वो एक प्रकार का सीलिंग नहीं है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए 3। मेनली जो सीलिंग्स होती है एक तरीके से आप क्या होता है कि एक मूवेबल लिंक होता है बिटवीन ए लिफ्टिंग डिवाइस एंड ए लोड टू बी लिफ्टेड। तो सीलिंग इज ए मूवेबल लिंक बिटवीन ए लिफ्टिंग डिवाइस सच एज ए क्रेन एंड लोड टू बी लिफ्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज नॉट करेक्ट फॉर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग ऑफ वाउंड, घाव के रक्त रसाव को रोकने के लिए इनमें से कौन सी विधि सही नहीं है। तो जब भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसके घाव को अपने हाथ से दबाना होता है ताकि जो ब्लीडिंग है, मतलब जो उसका जो खून है वो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ना आए। और अगर हल्की चोट लगती है, जैसी भी चोट लगती है, तो उसके घाव पर हमें आयोडीन या जर्माइड जो भी कीटाणुनाशक दवाइयाँ होती है वो हमें अप्लाई करनी होती है और हमें प्रेशर डालना होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि हमें अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है, कोई चोट लगी है, उसे रक्त रसाव हो रहा है, तो हमें क्या नहीं करना है। तो अवॉइड द टचिंग द वाउंड विद द अनस्टेरिलाइज्ड मटेरियल। तो घाव को हमें किसी भी मटेरियल से, किसी भी पदार्थ से हमें छूने से बचना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज बर्न्स, निम्नलिखित में से किसे जलने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो बर्न्स होता है जलना, जैसे थर्मल जो भाप निकलती है उसके कारण बर्न्स होना, केमिकल के कारण हाथ का जलना, पैर का जलना, शरीर का जलना, कुछ भी जलना, और इलेक्ट्रिकल के कारण या जलना, बिजली के जलना। लेकिन जो शरीर की जो किरणें उसकी वजह से कोई चीज़ जलना या स्ट्रीम बर्न्स होना, तो ये मतलब जो बर्न्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज बट नॉट कंप्लीट हिज 18 ईयर। उसे क्या कहा जाता है जो भी व्यक्ति उसकी आयु है वो 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है लेकिन 18 वर्ष है वो पूर्ण नहीं हुई है। तो ऐसा कहलाता है किशोर या एडोलेसेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कवर इन सेक्शन 44 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 45 में क्या शामिल है। तो जो कारखाना एक्ट 1948 है उसकी जो धारा 45 है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट, उसमें क्या इंक्लूडेड है, उसमें एक्ट है फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार के बारे में उसमें बताया गया है। तो प्राथमिक उपचार की जो सारी डिटेल है वो किस एक्ट में मिलती है, वो मिलती है 1940 फैक्ट्री एक्ट अंडर द सेक्शन ऑफ 45। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 एट लीस्ट हाउ द फार द टॉयलेट एंड यूरिनल शुड बी फ्रॉम द प्लेस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कम से कम शौचालय और मूत्रालय पीने के पानी से कितनी दूर होना चाहिए। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20 फीट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A4। तो जहाँ भी पानी, ये मान लो ये सपोज करो पानी पीने का स्थान है, तो ये हमारा टॉयलेट है या यूरिनल है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग 20 फीट होनी चाहिए ताकि जो स्मेल वगैरह है, गंदगी वगैरह पीने के स्थान पर ना आए। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1979 हाउ मैनी एम्प्लॉयज शुड बी प्रोवाइड विद कैंटीन इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्ट 1979 के अनुसार कारखाने के जो कैंटीन के साथ कितने कर्मचारी उपलब्ध कराने चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को दोपहर का या शाम का जो भी है, अगर तीनों शिफ्ट चल रही है तो तीनों शिफ्ट में, अगर एक शिफ्ट चल रही है तो एक शिफ्ट में, तो वो क्या है कि खाना प्रोवाइड कराती है। तो जो फैक्ट्री एक्ट 1979 जो ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयज़ की संख्या 250 या 250 से ऊपर है तो जो कंपनी का ओनर है उसको फैक्ट्री के अंदर कैंटीन स्टार्ट करनी होगी, ये आवश्यक है। ये कहता है फैक्ट्री एक्ट 1979। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द विच सेक्शन द फीमेल एम्प्लॉयज विल बी हायर फ्रॉम 6 AM to 7 PM। किस सेक्शन के अनुसार महिला कर्मचारी को सुबह 6 से 7 शाम के 7 बजे तक काम पर रखा जाएगा। तो किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट नहीं कराई जा सकती। अगर कोई भी महिला जो काम कर सकती है तो वो काम कर सकती है सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। जो नियम है ये कहता है सेक्शन 60। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A2। सेक्शन 60 में ये उल्लेख किया गया है कि किसी भी महिला कर्मचारी से रात के समय में कोई काम नहीं लिया जा सकता। उसका जो समय निर्धारित है वो है सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक किसी भी महिला कर्मचारी से फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग काम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफिसर इज डेपुटेटेड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 49 फैक्ट्री एक्ट 1948। धारा 49 कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो ये होता है वेलफेयर ऑफिसर्स। तो ये सब जितने भी काम है कि महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट नहीं करेगी, इतने एम्प्लॉय होंगे तो कैंटीन स्टार्ट करनी होगी, तो ये जितने भी कंपनी जो कर्मचारी होते हैं उनके हितों की जो बात करता है वो एक कल्याण अधिकारी या वेलफेयर ऑफिसर कहलाता है, वो अपॉइंट किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है वो क्या है। दुर्घटना का जो मेन मुख्य कारण होता है किसी भी कार्य को हम असुरक्षित कार्य करते हैं या अनसेफ कंडीशन में करते हैं। मान लो हम ऐसी जगह मान लो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग से क्या है कि यूवी और इंफ्रारेड निकलती है। अगर हम वेल्डिंग शील्ड या गॉगल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी आंखें ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब हम जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम एक्सीडेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, हम ऐसे प्लेस पर काम कर रहे हैं जहाँ से ऊपर से कुछ भी चीज़ गिरने का खतरा रहता है, अगर हम बिना हेलमेट के काम कर रहे हैं तो हम एक्सीडेंट को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो ऐसे एरिया पे जहाँ से ऊपर कुछ से गिरने का खतरा रहता है तो हमें सेफ्टी हेलमेट पहनने चाहिए। या फिर हम ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जो सॉफ्ट फ्लोर है हमारा, उस पर ऑयल ही पड़ा है, तो उससे क्या है कि जो स्लिपेज के चांसेस है वो ज़्यादा होती है। तो हमेशा हमें सेफ्टी शूज़ पहनने चाहिए। सेफ्टी शूज़ में क्या है कि उसकी ग्रिपिंग ज़्यादा होती है और फिसलने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। तो जो मेन कोज है एक्सीडेंट का वो है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित अधिनियम और असुरक्षित स्थिति। मतलब असुरक्षित अधिनियम नहीं कह सकते, मतलब अनसेफ कोई कार्य कर रहे हो, एक्ट मतलब कार्य, असुरक्षित कोई कार्य कर रहे हो या असुरक्षित कंडीशंस में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अनसेफ वर्क। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक असुरक्षित कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो यूजिंग हैजार्डस इक्विपमेंट इन एन इरेस्पॉन्सिबल मैनर, जो गैर जिम्मेदारी तरीके से खतरनाक उपकरणों का उपयोग करना। कोई भी ऐसा आइटम है जैसे गैस से रिलेटेड है, कोई एक्सप्लोजिव आइटम है, उसको हम हैंडल कर रहे हैं तो कि बहुत ही खतरनाक है और इरेस्पॉन्सिबल है, मतलब इनडिसिप्लिन होकर हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो एक अनसेफ कार्य है या अनसेफ वर्क है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन पर्सन फेल डाउन द लैडर, व्हाट इज़ द अनसेफ एक्ट इन द अबव स्टेटमेंट। एक व्यक्ति सीढ़ी से नीचे गिर गया है, उपरोक्त कथन में असुरक्षित अधिनियम क्या है। तो कोई व्यक्ति अगर सीढ़ी से नीचे गिर गया तो इसका मतलब वो डिफेक्टिव सीढ़ी थी, जो ऐसी सीढ़ी उसने यूज़ की है वो पहले से ही डैमेज थी या टूटी हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लाइंबिंग मेथड इज़ डिफेक्टिव। हो सकता है उसने चढ़ने का जो तरीका है उसको गलत अपना लिया हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लाइंबिंग मेथड इज़ डिफेक्टिव। चढ़ाई करने की जो विधि है वो सही नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज अनसेफ कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन असुरक्षित स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये होता है अंडरलाइंग कोज ह्यूमन फॉल्ट। तो अनसेफ कंडीशन है कि जो अंतर्निर्मित मानवीय दोष। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। अनसेफ कंडीशन है कि कोई भी किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ पीपीज यूज़ करने होते हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो हम अनसेफ कंडीशन को बढ़ावा देते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ 5E फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5E का हिस्सा है जो दुर्घटना रोकने के लिए काम में लाया जाता है। तो 5E का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ई एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इवोल्यूशन, इंजीनियरिंग एंड एनकोर्समेंट। जो 5E के आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या आपको 4 ऑप्शन देगा, एक सही दे देगा या 4 ऑप्शन में से 3 सही देगा, एक गलत देगा, आपसे पूछ लेगा। तो 5E की जो फुल फॉर्म होती है एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इवैल्यूएशन, इंजीनियरिंग एंड एनकोर्समेंट। तो यह हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 5E का हिस्सा नहीं है जो दुर्घटना रोकने के लिए काम में आता हो। तो ये है एजुकेशन, शिक्षा और प्रशिक्षण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। तो जैसा कि मैंने आपको 5E बताया था उसमें पहला ही बताया था, वो मैंने बताया था एजुकेशन, दूसरा है एनफोर्समेंट, तीसरा है इवैल्यूएशन, चौथा है इंजीनियरिंग, पांचवा है एनकोर्समेंट। तो यहाँ केवल एजुकेशन ही दिया गया है तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर अंडर द सेक्शन 58 अंडर द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948। निम्नलिखित में से कौन कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 58 में शामिल है। तो ये हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्टिंग, तो शिफ्ट की ओवरलैपिंग पर प्रतिबंध। तो शिफ्ट क्या है कि मान लो एक शिफ्ट चल रही है हमारी 6 से 2, तो एक दूसरी शिफ्ट आ जाती है 12 बजे, इसका मतलब है कि शिफ्ट वो ओवरलैप कर रही है। तो ऐसी भी कंडीशन नहीं बनानी है। ये कहता है 1948 जो फैक्ट्री एक्ट है उसकी धारा 58 के एक्ट में यही कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट को ओवरलैपिंग पर हमें प्रतिबंध करना है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ हैजॉब। जो हैजॉब का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो हैजॉब का जो पूर्ण रूप होता है HAZ स्टैंड फॉर हैजार्ड्स, OP स्टैंड फॉर ऑपरेशन। तो हैजार्ड्स ऑपरेशन इज द एक्सटेंशन फॉर्म या फुल फॉर्म ऑफ हैजॉब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 1। सॉरी, इसका जो मैंने ऑप्शन नहीं देखे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन A 4 HAZ फॉर हैजार्ड, O स्टैंड फॉर ऑपरेबिलिटी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट। निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना को रोक सकता है। तो अगर हम एक अनुशासन या डिसिप्लिन मैनर से अगर काम करते हैं, सेफ्टी के लिहाज से, अगर जहाँ में जो भी पीपीज यूज़ करना है सारे पीपीज का हम यूज़ करते हैं तो हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। जो भी स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि इस स्थान पर हमें ये पीपीज यूज़ करना है, तो इसकी हेल्प से मतलब हम पीपीज यूज़ कर रहे थे, इसका मतलब हम डिसिप्लिन मैनर में, हम अनुशासन में है, तो हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म गुड हाउस कीपिंग इज। तो गुड हाउस कीपिंग का मतलब है कि जो भी ऐसा एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सफाई हो, कोई गंदगी ना हो, जो शो फ्लोर है उस पर कोई अगर ऑयल अगर खिंडा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो उसकी हमें सफाई करनी है, क्योंकि उस पर क्या है कि स्लीपेज या गिरने का जो बहुत ही खतरा ज़्यादा रहता है। तो गुड हाउस कीपिंग से मतलब होता है इट हैज़ वाइडर मीनिंग इंक्लूडिंग अप कीपिंग ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। यह सभी औद्योगिक गतिविधियों को शामिल करने का एक व्यापक एक अर्थ है। तो गुड हाउस कीपिंग से मतलब साफ़ सफाई से ही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट असेंशियल PPE वाइल वर्किंग ऑन हाइट। ऊंचाई पर काम करते समय सबसे आवश्यक PPE कौन सा है। तो जब भी हम हाइट पर काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, तो हमें क्या PPE पहनना आवश्यक है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो क्या आवश्यक है। तो जब भी हम ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट पहनना आवश्यक है। तो जैसा कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब हम अपने घरों में पेंट कराते हैं तो जो पेंटर है वो सेफ्टी बेल्ट यूज करता है जब भी वो ऊंचाई पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रबड़ और प्लास्टिक प्लग कैन बी स्नगली फिटेड इनटू द ईयर पासिस फॉर द नॉइज प्रोटेक्शन। शोर संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ या प्लास्टिक प्लग को धीरे से कान के मार्ग में फिट किया जाता है। तो ये हमारा होता है ईयर प्लग। तो हम ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पर नॉइज लेवल है बहुत ज़्यादा है, या ऐसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं वो मशीनें बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो हमें बहरापन ना आ जाए, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईयर प्लग हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ हैजार्ड्स ए लीड रबर अप्रन गिव प्रोटेक्शन। किस प्रकार के खतरों के खिलाफ एक लीड रबर अप्रन हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो जितनी भी तरीके की जो रेडिएशंस निकलती है, तो रेडिएशन से हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई विकिरण निकलती है, उनसे खतरों से बचने के लिए हम लीड रबर अप्रन को हम पहनते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी ग्रुप द PPE या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैन बी क्लासिफाइड। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को कितने समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये हम करते हैं 2 ग्रुप में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आईज और फेस की प्रोटेक्शन करते हैं, हैंड की प्रोटेक्शन, बॉडी की प्रोटेक्शन, हेयरिंग जैसे कान की प्रोटेक्शन हो गया, और रेस्पिरेटरी जब मास्क लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम PPEs की कैटेगरी को क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म ए टाइप ऑफ एयर प्यूरिफिकेशन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वायु शोधन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता है। तो ये होता है हेलमेट।
तो एयर प्यूरिफिकेशन का जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है वो होता है मास्क, कह सकते हो, जैसे गैस मास्क कह सकते हो, हेलमेट नहीं होगा इसका आंसर, इसका होगा मास्क। तो मास्क पहनकर हम जो एयर, जो मान लो ऐसे वातावरण में कार्य कर रहे हैं वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मास्क पहनकर हम प्यूरिफाई कर सकते हैं एयर को, ताकि हमें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पीपीई। तो पीपीई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पीपीई स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हैंड ग्लव्स शुड बी यूज फॉर डूइंग द इलेक्ट्रिक वर्क। जब भी बिजली के काम को करने के लिए हम हाथ में जो दस्ताने पहनते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? या विच टाइप ऑफ हैंड ग्लव शुड बी यूज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक वर्क। तो रबड़ ग्लव्स इलेक्ट्रिकली टेस्टेड, जो रबड़ के जो दस्ताने होते हैं उनका उपयोग करते हैं और वो टेस्टेड हो, ताकि कोई करंट लगने का उसमें खतरा ना हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क आर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड रबड़ हैंड ग्लव्स इज सूटेबल। किस प्रकार के काम के लिए जो पीवीसी से बने पॉलीविनाइल क्लोराइड रबड़ से जो बने हाथ के दस्ताने होते हैं वो उपयुक्त होते हैं? तो होते हैं हमारी हैंडलिंग ऑफ एसिड एंड एल्कलाइन सब्सटेंस, जो भी केमिकल से रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनसे बचने के लिए हम पीवीसी रबड़ के जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन से ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन वो होंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही भविष्य काल के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। तो हमें फ्यूचर टेंस की जो वर्ब है वो यूज करनी है। वी डैश टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो हम ब्रेकफास्ट के बाद क्या है, जू में जाएंगे। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। रिक्त में सही शब्द भरे। दे डैश गुड फ्रेंड्स। तो दे के साथ आता है आर, क्योंकि फ्रेंड्स है तो बहुत सारे, तो दे आर गुड फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। तो हमें वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म भरनी, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। डैश आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। आई मेड दिस केक। तो आई, माई, मी। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरे। सी मेड दिस केक। तो सी किसके लिए यूज होता है, महिलाओं या औरतों के लिए। तो सी हर। इसी तरीके से ही हिज हिम होता है, तो सी हर। तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित प्रत्ययवर्ती सर्वनाम भरे। सी हैज हार्ट। तो सी महिलाओं के लिए यूज होता है, तो सी हैज हार्ट हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। तो द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिलीव्ड हर मिसचीफ। तो जो उस लड़की की जो आंखें हैं वो टिमटिमा रही है, तो द गर्ल्स या लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिलीव्ड हर मिसचीफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। उपयुक्त स्थान पूर्व शरक के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। माई हाउस इज डैश
द थर्ड फ्लोर, तो माई हाउस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर, जो मेरा घर है वो थर्ड फ्लोर पर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, सही पर्सन शब्द भरे। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो जो भी फंक्शन था उस पर स्पीकर कौन था, तो हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, एक होती लो लेवल लैंग्वेज, एक होती हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड ए मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, जो उच्चारण है वो किसको संदर्भित या किसको इंगित करता है। तो प्रोनाउंसिएशन से मतलब होता है हम किसी चीज़ को पढ़ना है, किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को पढ़ना है, उसका उच्चारण करना। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ द साउंड या ध्वनि का उत्पादन क्या कहलाता है, प्रोनाउंसिएशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंसेस, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य के रूप में व्यवस्थित करें। तो कुछ वर्ड दिए गए जैसे टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज, तो इन वर्ड्स को मिलाकर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वह एक अध्यापिका के तौर पर कार्य करती है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो आवाज़ की पिच का गिरना और उठना कहलाता है इंटोनेशन या आवाज़ का उतार चढ़ाव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा शब्द जो मजबूत और अचानक भावना को व्यक्त करता हो तो वो कहलाते हैं वर्ड इंटरजेक्शन या विषमयादी बोधक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ग्रीट द हायर ऑफिसर सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर, सुपीरियर या सुपरवाइजर यू शुड यूज, जब भी आप अपने शिक्षक, परीक्षक, पर्यवेक्षक या किसी भी उच्च अधिकारी से मिलते हैं तो आप क्या अभिनंदन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है टाइम पे हम किस अपने सीनियर पर्सन से, टीचर से, इंस्ट्रक्टर से हम किस समय मिल रहे हैं। अगर सुबह के टाइम मिल रहे हैं तो हम गुड मॉर्निंग से अभिनंदन करेंगे, अगर दोपहर के समय मिल रहे हैं तो हम गुड आफ्टरनून से अभिनंदन करेंगे, अगर शाम के समय मिल रहे हैं तो हम गुड इवनिंग से संबोधित करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द जो ऑप्शंस है वो आंसर हमारा अलग होगा। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शंस के हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुड मॉर्निंग। इसका मतलब है कि जब भी हम अपने सीनियर पर्सन से किस टाइम मिल रहे हैं, सुबह के टाइम मिल रहे हैं तो हम गुड मॉर्निंग प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर शब्द में कौन सा एक मूक अक्षर है। तो आंसर शब्द में जो मूक अक्षर है वो है हमारा W। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू ऑफ डिस्कस एडिकेट्स, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा सही है। तो चर्चा, मान लो कोई भी हम मीटिंग कर रहे हैं, कोई भी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो एक अच्छा एडिकेट्स ये कहलाता है कि हमें दूसरों की बातों को अच्छे से सुनना है। तो ये एक अच्छा एडिकेट्स कहलाता है, लिसन टू द अदर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू नॉट ऑफ डिस्कशन एडिकेट्स, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा सही नहीं है। तो हम मान लो कोई मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अननेसेसरी बहस कर रहे हैं, टॉपिक से हटकर बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा एडिकेट्स या अच्छा शिष्टाचार नहीं माना जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 आर्गू, अननेसेसरी अनावश्यक बहस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो कहते हैं हम CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो 10 एक कार्डिनल नंबर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो 1 क्या है, कार्डिनल नंबर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि बोधक वो वाक्य होते हैं जिनके लास्ट में ये सिंबल आए। तो यहाँ ये जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A1, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए एक्टिव वॉइस। तो कौन सा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बोलते हैं या चेंज करते हैं तो बाई लास्ट में आता है, जबकि सारे ऑप्शन में बाई, इस ऑप्शन में बाई नहीं है। तो इसलिए जो ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। राम हैज़ पास द एग्ज़ाम। तो ये जो सेंटेंस है ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसी तरीके से विच वन इज ए पैसिव वॉइस सेंटेंस। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होगा उसकी पहचान होती है उसके बाई यूज़ करते हैं। तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। तो ये जो सेंटेंस है एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तब भी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।